हसारी की पावन भूमि पर आदरणीय सिद्धे राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय राहुल इछारिया जी, हमारे अभिन्न सहयोगी और हमें पूरा हम सब दोनों एक हैं। भाई अरविंद बबलू जी, यहाँ उपस्थित वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, मनोज तिवारी जी, संचालन कर रहे शेखर नलवंशी जी, संतोष सेन जी, रशीद मंसूरी जी, बादशाह भाई, अफसर भाई और हरिओम ब्रजवासी जी, हमारी पार्वती जी जो बहुत मेहनत करती हैं, सुरेंद्र श्रीवास जी, और यहाँ उपस्थित हमारी वार्ड अध्यक्ष कुसुम ब्रजवासी जी, जिनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम इस बार पार्षद जी अगली बार जीतेंगे और चुनाव में कुसुम भाभी के नेतृत्व में हम ये वार्ड नंबर 9 जीतेंगे और बहुत बहुमत से जीतेंगे। कभी हृदय हमारे अतर सिंह वाल्मीकि जी यहाँ उपस्थित। हम हालांकि नाम लेने में विश्वास नहीं रखते, मुझे लगता है कि सब हम में हैं और मैं सब में हूँ, ऐसा मेरी फीलिंग आती है। तो मुझे मनोज नाम लेने में कोई संकल्प, कोई वो नहीं रहता है विशेष, लेकिन फिर भी एक मौका है, औपचारिकता है। उस संदर्भ में वो बात हो रही थी। मैं एक मॉरीशस की यात्रा पे था राहुल भैया, तो वो लगभग बबलू के चुनाव की बाद यात्रा थी। हम हर चुनाव के बाद खूब मेहनत करते तो एक आध यात्रा पे चले जाते, फिर हमने वोटिंग हो जो हो, रिजल्ट जो हो, तो यात्रा पे थे हैं। तो वोटिंग के बाद हम 20 को निकले थे शायद। तो वो उस यात्रा में जब हम मॉरीशस थे तो वो एक आदत है फेसबुक पे पोस्ट डालने की, तो उसी रूटीन प्रैक्टिस में हमने पोस्ट डाली। तो वहाँ एक ललित कोरी नगरा का है अपना कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका हमारे पास फोन आता है कि भैया कहाँ हो। तो हमने बताया मॉरीशस में है और जिस होटल में है। तो बोले भैया हमारे आपके होटल से एक 30 किलोमीटर दूर हमारी भतीजी रहती है वहाँ मॉरीशस में। हाँ, ललित कोरी की भतीजी रहती है। तो उस वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि ललित कोरी की नगरा क्षेत्र में बहुत मतलब एक सामान्य परिवार, उसकी भतीजी मॉरीशस में, और फिर मैंने उससे बात की तो वो लगभग उस जगह लगभग 30-40 करोड़ की मिल्कियत की हिंदुस्तान की उसमें मालकिन थी। मेरे मन में विचार आया कि ललित कोरी जी की भतीजी यहाँ क्यों, मेरी एक सिस्टर अमेरिका में क्यों, भैया की एक सिस्टर अमेरिका में क्यों। जगह जगह आप गली गली जाएंगे, अमेरिका में लोग हैं, इंग्लैंड में लोग हैं, जर्मनी में लोग हैं, यूरोप में लोग हैं। तो एक दिन मैं वैसे ही नेट पे सामान्य प्रैक्टिस में सर्च कर रहा था शेखर, 1,80,00,000 लोग विदेशों में नौकरी इस वक्त कर रहे हैं और वो आबादी दुनिया के लगभग 100 देश हैं जिनकी आबादी 1,80,00,000 से कम है। माने 100 देशों से ज्यादा मतलब बड़ी आबादी हमारी हिंदुस्तान की विदेशों में काम कर रही है। वो किस कारण काम कर रही है, क्या कारण है? अगर सिद्धे राजीव गांधी जी एक बड़ी सोच के साथ वो कंप्यूटर की, वो आईटी की और एक तकनीकी की क्रांति नहीं लाए होते तो आज वो 1,80,00,000 बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में के विदेशों में काम ना कर रहे होते और वहां से न पैसा भेज पा रहे होते, न हिंदुस्तान तरक्की कर रहा होता। जो ओवरसीज बैंक होते हैं उनमें उनसे इतना पैसा आ रहा कि लोग यहाँ उसकी वजह से भी सब जुए हैं। आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी भी 10,000, 5,000, 15,000 लोगों को रोजगार जब देते हैं ना, उसके भी कागज बांटते हैं। योगी जी अगर 1,000 लोगों को रोजगार देते हैं तो उसके भी बड़ी बड़ी फोटो पेपर में आती हैं। लेकिन हम आज एक ऐसे नेता की श्रद्धांजलि के यहाँ खड़े हैं जिसने अपने एक छोटे कालखंड में किसी भी देश की आजादी के बाद निर्माण में 5 साल का कार्यकाल जो 1984 से 1989 तक का था, उस कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं था, लेकिन ऐसा दूरदर्शी नेता, ऐसा स्वप्न दृष्टा नेता जिसमें 21वीं सदी का निर्माण कराया और भारत के युवाओं का भविष्य बदल कर रख दिया और उन्हें उस जगह रोजगार दिलाया,
उन्हें भी मालूम था शायद हिंदुस्तान में ऐसे शासकों की सरकार आ जाएगी जो रोजगार को खत्म कर देगी, जो सरकारी संस्थाओं को खत्म कर देगी। जो हिंदुस्तान ने अभी तक चीजें बनाई हैं, हमने जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े मिल और बड़े बड़े BHEL जैसे नवरत्न कंपनियां बनाई हैं, उन्हें भी शायद उस वक्त पता होगा कि एक सरकार आएगी और अडानी और अंबानी के हवाले देश को कर देगी। तब उस स्वप्न दृष्टा ने उस वक्त नीतियां बनाई और हिंदुस्तान के लगभग 2 करोड़ लोग विदेशों में रोजगार करके इस हिंदुस्तान को संपन्न कर रहे हैं। सपना क्या होता है, क्या सपना होता है? मैं भैया, जैसे आपके दादा तो सांसद थे, पिताजी मंत्री थे, मेरे पापा चेयरमैन थे। जब कोई चेयरमैन होता है या पार्षद होता है तो वो जनता के बहुत इंटरेक्ट होता है। हम जब चुनाव में बहुत छोटे छोटे जाते थे, हमने उन घरों की वो स्थितियां देखी हैं, दलित परिवार की, जब खाना नहीं होता था। हमारे यहाँ रानीपुर में पापा की आदत थी निर्माण कराने की, मनोज। तो जब निर्माण के मजदूर आते थे, मजदूरों का क्या होता था, एक पोटली में, आप सबने भी शायद देखा होगा, तर सिंह भाई आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, एक पोटली में रोटी आती थी और अचार आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। और उस काम कराने जिसके यहाँ वो काम करते थे, वो अगर उसको दिया आ गई तो उसने प्याज दे दिया या उसने सब्जी दे दी। वो मजदूरों की स्थिति थी। मैं 2004 में झांसी आया था, उस वक्त मजदूरी का रेट कुल जमा 50 रुपए था। मतलब फिट निर्माण का एक मजदूर को 50 मिलता था, कारीगर को शायद 75 मिलता था। अगर हमारे स्वप्न दृष्टा नेतागण मनरेगा नहीं लाए होते तो आज 400 मजदूरी नहीं होती और मजदूर का भाग, तकदीर और तस्वीर नहीं बदलती। और आप देखना, मनरेगा का बजट इस वक्त कम किया गया और उस कम बजट की वजह से 2014 में जो 400 रुपए मजदूरी थी जब हमारी सरकार गई, और आज 2025 में हम खड़े हैं, आज भी 400 मजदूर है, 400 रुपए की मजदूरी है। और मजदूर के वेतन का जब तक विकास नहीं होता है, देश का विकास नहीं होता है। एक बात निश्चित मान लो, हमारे नेताओं ने उन लोगों के भाग्य बदले जिनके यहाँ कुछ नहीं था, जो समाज में पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे। जैसे भैया ने सारी बातें हालांकि बता दी, आपको पंचायती राज का बता दिया। महिलाएं सोच नहीं सकती थी, आज किरण वर्मा जैसी महिला बबलू आपके पीरियड में मेयर बनी, एक सपना था। वो महिलाएं आप गांव गांव चले जाओ, जो प्रधान बनी, एक सपना था। प्रधान से लेके महापौर बनाने का काम इस स्वप्न दृष्टा नेता ने हमारे साथ किया और उस वंचित तबकों के लिए योजनाएं बनाई जिन्हें अपने विकास के लिए निरंतर आवश्यकता थी। उनका सुपुत्र राहुल गांधी भी उस शोषित और वंचित की आज लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि हम अडानी अंबानी के पास जो लगातार ये सरकार पैसा भेजती जा रही, जो नोटबंदी की गई, बेसिकली आपका पैसा बैंक में जमा करा के उसका लोन बड़े उद्योगपतियों को देके उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ करके, वो रुपया आया कहां से? जो रुपया उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ, वो जो नोटबंदी से आपने जमा किया, वो इस सरकार ने उन उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, आपकी जेब से निकाल के अडानी और अंबानी को पैसा देके फिर उसको माफ करने वाली ये सरकार है। हमारा नेता उसी सोच के खिलाफ लड़ रहा है। हमारा नेता जो जाति जनगणना की बात करता है, केवल महज इसलिए नहीं करता है कि जातियों की जनगणना हो, करता इसलिए है समाज का एक्सरे होना चाहिए। कौन सा तबका, कौन सा क्षेत्र, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और कौन सी जातियों का समूह इस देश में पिछड़ा है। और जो पिछड़ा है, जो विपन्न तबका किसी भी हो, अपर कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो, SC ST हो, माने आपका समाज का आदिवासी हो या मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो पिछड़ा हो, मैं तो कहता हूं उसकी सोच जाकर ब्राह्मण भी पिछड़ा है आर्थिक रूप से, उसको भी मदद होगी। अहिबार भी पिछड़ा है तो उसको मदद होगी, वाल्मीकि पिछड़ा है तो उसको मदद होगी, मुसलमान पिछड़ा है तो उसको मदद होगी। सोच केवल क्या है, हमें एक्सरे चाहिए। अगर हमारी हड्डी टूटी है तो हड्डी का छोटा सा भी डॉक्टर बगैर एक्सरे को उस हड्डी को जोड़ नहीं पाता। हड्डी का एक्सरे होता है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो MRI होता है। तो हमारा नेता आज इस सरकार से मांग कर रहा था कि इस देश का MRI होना चाहिए और इस देश के
वर्तमान सत्ता के लोग उस एमआरआई को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि आप जिस देश को जातियों में बांट रहे हो वो धर्म पे लड़वाने का काम कर रहे थे। बोले आप जातियों में जो बांटने का काम कर रहे हो, जबकि हमारी सोच थी कि हम एक एमआरआई करें, एक एक्सरे करें और हमें हमारे नेता ने आपके वोट की ताकत पे, आपकी ताकत पे उस एक जाति जनगणना को इस वर्तमान सरकार से मनवा लिया। हमारे नेता को बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने आपकी ताकत पे इस सरकार को उस जनगणना के लिए मजबूर होना पड़ा। और निश्चित रूप से जो हमारा नेता कहता है कि जो 50% आरक्षण का बैरियर है, इस सरकार को इसी के द्वारा तोड़वाएंगे, इसी सरकार द्वारा तोड़वाएंगे। और जो समाज का वंचित तबका है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे शोषित तबका हो, उसके अधिकार दिला के रहेंगे। आज हम, चूंकि बातें बहुत होगी भैया, आज हम श्रद्धेय राजीव गांधी जी को पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब मिलके इस सोच को प्रणाम करते हैं। और इस सोच के लिए हमारी बहन कुसुम विजवासी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 9 में हम लगातार काम करेंगे, उस सोच को विकसित करेंगे और इस बांटने वाली सोच को हराने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजीव गांधी।